आज हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच को बदला है। जी, नेपोलियन हिल की सोचिए और अमीर बनिए। हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच। यस। और आज हम इसके हिंदी संस्करण के कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद रहेगा कि हिल ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो उन्होंने कहा कि सैकड़ों कामयाब लोगों के अध्ययन पर आधारित हैं, उनको थोड़ा गहराई से देखें। और ये सिद्धांत उनके अनुसार धन और सफलता पाने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक मूवमेंट जैसी बन गई है। 1937 में छपी थी, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। बिल्कुल सही कहा। 1.5 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी है और अभी भी बिक रही है। हिल ने इसमें सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं दिए, बल्कि उन्होंने दावा किया कि इसमें जीवन बदलने वाले कुछ गहरे राज हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए खोलते हैं इस पिटारे को। किताब का जो मूल विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, कि हमारे विचार, हमारी सोच वो असलियत बन सकती है। खासकर तब जब विचार एक पक्के इरादे, एक निश्चित लक्ष्य और एक बहुत तीव्र इच्छा के साथ जुड़ जाएं। हाँ, और यहाँ इच्छा का मतलब सिर्फ हाँ मुझे ये चाहिए वाला नहीं है। हिल इसे धधकती हुई इच्छा कहते हैं, मतलब एक बर्निंग डिजायर, एक जुनून। बिल्कुल, एक जुनून जो आपके ऊपर हावी हो जाए। एकदम साफ स्पष्ट इच्छा, कोई हल्की सी उम्मीद नहीं। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण एडविन सी बार्न्स की कहानी है। हाँ, वो कहानी तो गजब की है। सोचिए, एक नौजवान, रेल टिकट के पैसे भी नहीं है और वो मालगाड़ी में छुपकर निकलता है। सपना क्या? थॉमस एडिसन जैसे दिग्गज का बिजनेस पार्टनर बनना। और उसके पास था क्या, सिवाय उस धधकती ही इच्छा के? और कुछ नहीं। और इच्छा भी कितनी साफ थी। उन्हें एडिसन के लिए काम नहीं करना था। नहीं, एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी थी। ये बहुत बड़ा फर्क है सोचने में। वो एडिसन के ऑफिस पहुंचे, छोटे मोटे काम करने लगे, पर निशाना साफ था, इच्छा को मरने नहीं दिया। बिल्कुल। और जब मौका मिला, वो एडिसन की नई डिक्टेटिंग मशीन थी, एडीफोन। हाँ, जिसे उनके सेल्समैन बेचने से कतरा रहे थे। जी, तो बार्न्स ने कहा मैं बेचूंगा। उन्हें मशीन पर भरोसा था और खुद पर भी। और फिर नतीजा, इतनी कामयाबी से बेचा कि एडिसन ने उन्हें पूरे देश का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स, ये नारा बन गया उनका। कमाल है। बार्न्स बहुत अमीर बने, लेकिन पैसों से भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि उन्होंने साबित कर दिया कि एक मजबूत इच्छा और पक्का इरादा हकीकत बन सकता है। ये सीधा उस विचार से जुड़ता है जिसे हिल धन के प्रति जागरूक या मनी कॉन्शियस होना कहते हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगी? मनी कॉन्शियसनेस का मतलब है लगातार धन कमाने, उसे सहेजने और उसका सही इस्तेमाल करने के बारे में सोचना। ये सोच इतनी गहरी हो जाए कि आप खुद को अमीर महसूस करने लगे, चाहे जेब खाली ही क्यों ना हो। अच्छा। बार्न्स के पास ना पैसा था, ना खास तालीम, ना जान पहचान, पर उनके पास हिम्मत थी, विश्वास था और जीतने की जबरदस्त इच्छा। यही मनी कॉन्शियसनेस थी जिसने उन्हें मौके देखने और उन्हें लपकने में मदद की। ये तो हुई इच्छा और विचार की शक्ति, पर ये किताब, ये सिद्धांत, ये आए कहां से? इसकी भी तो एक कहानी है। जी बिल्कुल, इसकी जड़ें जुड़ी हैं एंड्रू कार्नेगी से। स्टील किंग कार्नेगी, उस समय अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक। हाँ, उन्होंने ही जवान नेपोलियन हिल को ये जिम्मा सौंपा था। कार्नेगी का मानना था कि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है हाँ। और असल जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो चाहिए होता है, उसमें एक बड़ा गैप है। ये बात तो आज भी सच लगती है। बिल्कुल। तो कार्नेगी ने हिल को चुनौती दी कि वो 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन करें 20 साल तक। 20 साल? कौन कौन थे इस लिस्ट में? हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर, थियोडोर रूजवेल्ट, बड़े बड़े नाम थे। और मकसद क्या था इस अध्ययन का? मकसद था सफलता का एक व्यवहारिक फॉर्मूला या फलसफा तैयार करना, एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी आम इंसान अपनाकर कामयाब हो सके। कार्नेगी को लगा कि हिल ये काम कर सकते हैं। और इसी दौरान हिल ने उस रहस्य का जिक्र किया है जो किताब में छुपा है। हाँ, वो रहस्य वाली बात बड़ी दिलचस्प है। हिल बार बार कहते हैं कि किताब में एक रहस्य है, पर उसे वही समझ सकता है जो तैयार है। तो क्या है ये रहस्य? कोई जादुई मंत्र? नहीं, जैसा कई लोग सोचते हैं वैसा कोई मंत्र नहीं है। हिल खुद इशारा करते हैं कि ये रहस्य असल में किताब में बताए गए 13 सिद्धांतों का सही मिश्रण है। उनकी गहरी समझ और सबसे जरूरी, उन पर लगातार अमल करना, मतलब एक्शन लेना। बिल्कुल। जब कोई इन सिद्धांतों को जीने के लिए तैयार हो जाता है तो ये रहस्य उसके लिए खुद ब खुद खुल जाता है।
तैयारी और एक्शन, यही चाबी है, कोई छिपा हुआ कोड नहीं। शायद यही वो मनोवैज्ञानिक पहेली है जिस पर हिल जोर देते हैं। तो चलिए अब उन मुख्य सिद्धांतों, उन स्तंभों पर आते हैं। पहला कदम था धड़कती हुई इच्छा। दूसरा क्या है? दूसरा और बहुत अहम है विश्वास, फेथ। हिल इसे मन का मुख्य रसायन कहते हैं। मन का मुख्य रसायन, इसका क्या मतलब हुआ? विश्वास मतलब एक मानसिक नजरिया है जो हमारे विचारों को भावनात्मक रंग देता है, शक्ति देता है। हिल के अनुसार जब हमारे विचारों में विश्वास जुड़ जाता है तो वो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक। और अवचेतन मन? और यही अवचेतन मन हिल के मुताबिक हमें असीम प्रज्ञा यानी इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। असीम प्रज्ञा, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। क्या मतलब है इसका? कोई दैवीय शक्ति? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा अवचेतन मन यूनिवर्स की व्यापक जानकारी, आइडियाज और पैटर्न से जुड़ने की क्षमता रखता है। जब हम पक्के विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन समाधानों, अवसरों या रिसोर्सेज को अपनी ओर खींचने लगता है जो शायद हमारी नॉर्मल चेतना से परे हों। अच्छा। ये एक तरह से अपनी गहरी सूझबूझ, अपनी इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को जगाना है। हिल आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 5 सूत्र भी बताते हैं जिन्हें रोज दोहराने से ये विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। विश्वास की ताकत का कोई असल जिंदगी का उदाहरण? महात्मा गांधी। हाँ। सोचिए, उनके पास न सेना थी, न हथियार, न बेहिसाब दौलत, फिर भी वो अपने समय के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक बने। कैसे? हिल कहते हैं गांधी ने विश्वास के सिद्धांत को समझा और उसे बढ़ाया। उन्होंने इस विश्वास को करोड़ों भारतीयों के मन में जगाया, उन्हें अहिंसा और सत्य के एक कॉमन लक्ष्य के लिए एक किया। ये जो सामूहिक विश्वास था वही उनकी असली ताकत थी। बहुत खूब। इच्छा और विश्वास के बाद अगला बड़ा सिद्धांत? कल्पना, इमेजिनेशन। हिल इसे मन की कार्यशाला कहते हैं, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। मन की कार्यशाला? बिल्कुल, यहीं पर हमारी इच्छाएं और योजनाएं शक्ल लेती हैं। हिल 2 तरह की कल्पना बताते हैं। एक है संश्लेषणात्मक यानी सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक? हाँ, जो पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, प्लान्स को नए तरीकों से जोड़ती है। ज्यादातर आविष्कार इसी से होते हैं। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये हमें अंतर्ज्ञान या प्रेरणा से बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज देती है। हिल मानते हैं कि ये सीधे असीम प्रज्ञा से जुड़ी है। इसका कोई मजेदार उदाहरण है? कोका कोला की कहानी। ओह हाँ। एक बूढ़े डॉक्टर ने एक क्लर्क आसा कैंडलर को $500 में एक पुरानी केतली और कागज पर लिखा एक सीक्रेट फॉर्मूला बेचा। $500? उस जमाने में तो बहुत बड़ी रकम होगी। हाँ, कैंडलर की पूरी जमा पूंजी थी वो। लेकिन कैंडलर ने सिर्फ फॉर्मूला नहीं खरीदा था। तो क्या खरीदा था? उन्होंने उसमें अपनी कल्पना का वो जादुई पुट मिलाया। उन्होंने उस साधारण मीठे पानी को एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड बनाने का सपना देखा। वो एक विचार जिसे उन्होंने अपनी कल्पना की वर्कशॉप में लगातार तराशा, उसी से आज का कोका कोला एम्पायर खड़ा हुआ। कल्पना ने एक मामूली आइडिया को असाधारण बना दिया। वाह। इसके बाद आता है एक बहुत प्रैक्टिकल सिद्धांत, सुव्यवस्थित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। और इसी से जुड़ा है मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, मास्टरमाइंड। ये मास्टरमाइंड क्या चीज है? सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। रहस्यमयी नहीं, पर शक्तिशाली जरूर है। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक तय लक्ष्य को पाने के लिए अपना ज्ञान और अपनी कोशिशें पूरी तरह तालमेल और सद्भाव के साथ मिला दें। तालमेल और सद्भाव, ये जरूरी है। बहुत जरूरी। ये सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं है, बल्कि उनके दिमागों का सामंजस्य है। हिल का मानना था कि जब दिमाग इस तरह हार्मनी में काम करते हैं तो एक तीसरी, अनदेखी पर कहीं ज्यादा ताकतवर सामूहिक चेतना या माइंड पैदा होती है जो अकेले काम करने वाले इंसान से कहीं ज्यादा हासिल कर सकती है। ये सिनर्जी का सिद्धांत है। इसका कोई बड़ा उदाहरण है इतिहास में? यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का बनना। एंड्रू कार्नेगी की स्टील कंपनी तो थी ही कामयाब। हाँ। उनके एक साथी थे चार्ल्स श्वाब। उन्होंने न्यूयॉर्क के बड़े बड़े अमीरों की एक मीटिंग में स्टील इंडस्ट्री के फ्यूचर पर एक जबरदस्त भाषण दिया। उसमें एक विजन था। अच्छा। उस मीटिंग में जेपी मॉर्गन भी थे, उस वक्त के सबसे बड़े फिनेंसर। वो श्वाब के भाषण और विजन से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने श्वाब से पूछा, क्या कार्नेगी अपनी कंपनियां बेचेंगे? और श्वाब ने कार्नेगी को मनाया। मॉर्गन ने वो कंपनियां खरीदी,
दूसरी स्टील कंपनियों के साथ मिलाएं और दुनिया की पहली $1 बिलियन कॉरपोरेशन यूएस स्टील बन गई। कमाल है। ये श्वाब की दूरदृष्टि, मॉर्गन की फाइनेंशियल ताकत और कार्नेगी की इंडस्ट्रियल क्षमता, इन सब के मास्टरमाइंड तालमेल का नतीजा था। आजकल भी इसके उदाहरण दिखते होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे इंटेल के एंडी ग्रोव ने जिस तरह अपनी टीम बनाई, खुली बहस, कॉमन गोल पर फोकस, मुश्किल वक्त में मिलकर हल निकालना, उसमें मास्टरमाइंड के तत्व थे। इसी ने इंटेल को चिप इंडस्ट्री का बादशाह बनाया। ये सिद्धांत आज भी काम करता है। योजना बन गई, टीम बन गई, अगला कदम? निर्णय, डिसीजन। हिल साफ कहते हैं कामयाब लोग बहुत तेजी से फैसले लेते हैं और अगर बदलना भी हो तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे बदलते हैं। और नाकामयाब लोग? वो या तो फैसले लेने में बहुत देर करते हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी अपने फैसले बदलते रहते हैं। और टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, इसे तो हिल ने असफलता का नंबर 1 कारण बताया है। बिल्कुल, फैसला लेने की हिम्मत चाहिए। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर साइन करने वाले 56 लोग। हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जी, उन्होंने एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन किए जिसका मतलब था ब्रिटिश राज से सीधी बगावत। अगर हार जाते तो सबको फांसी हो जाती। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा, पर ये एक पक्का अटल फैसला था जिसने एक नए देश की नींव रखी। उन्होंने अंजाम के डर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। फैसला ले लिया, योजना बना ली, पर रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी। तब कौन सा सिद्धांत काम आता है? यहाँ आता है एक बेहद जरूरी सिद्धांत, लगन, परसिस्टेंस, मतलब लगे रहना, हार न मानना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हाँ, ये इच्छा शक्ति पर आधारित लगातार कोशिश है। हिल कहते हैं कि इच्छा को उसके असली रूप यानी ध्यान या सफलता में बदलने के लिए लगन सबसे जरूरी है। इसके बिना तो शुरुआती झटके ही आपको रोक देंगे। इसकी कोई कहानी है जो इस बात को अच्छे से समझाए? R.U. डर्बी की कहानी बहुत मशहूर है। हाँ, मैंने सुना है, सोने की खान वाली। जी, डर्बी और उनके अंकल ने सोने की तलाश में जमीन खरीदी, खुदाई शुरू की। कुछ सोना मिला भी, जोश बढ़ गया। फिर सोने की नस गायब हो गई। उन्होंने थोड़ी और खुदाई की, पर जब सोना नहीं मिला तो हिम्मत हार गए। मशीनें वगैरह कबाड़ी वाले को बेच दी। और फिर क्या हुआ? कबाड़ी वाले ने जरा समझदारी दिखाई। उसने एक माइनिंग इंजीनियर से सलाह ली। इंजीनियर ने कहा कि अक्सर सोने की नस थोड़ी हटकर फिर से मिल जाती है। कबाड़ी वाले ने डर्बी के छोड़े हुए पॉइंट से सिर्फ 3 फीट आगे खुदाई करवाई। और इसे लाखों डॉलर का सोना मिल गया। सिर्फ 3 फुट? हाँ, डर्बी सोने से सिर्फ 3 फीट दूर थे, पर लगन की कमी ने उन्हें रोक दिया। ये तो बहुत दुखद है, पर सीखने वाला भी। हाँ, डर्बी ने इससे सबक सीखा। बाद में वो इंश्योरेंस बेचने लगे तो उन्होंने ना सुनना ही बंद कर दिया। वो लगे रहते थे जब तक पॉलिसी बिक न जाए, और अपनी लगन से वो उस फील्ड के टॉप सेल्समैन में से एक बन गए। लगन का एक और उदाहरण? एक छोटी सी कहानी है 50 सेंट वाली लड़की की, जिसने अपनी शांत अटल जिद से अपने गुस्सैल अंकल से पैसे निकलवा लिए। और हिल और उनके बेटे ब्लेयर का उदाहरण भी देते हैं। ब्लेयर? हाँ, जो जन्म से सुन नहीं सकते थे। डॉक्टर्सों ने कह दिया था कि ये कभी सुन बोल नहीं पाएंगे, पर हिल और उनकी पत्नी ने सालों तक लगन से उसके मन में ये विश्वास भरा कि वो सुन सकता है, और आखिरकार एक हियरिंग एड की मदद से और अपनी जबरदस्त लगन से ब्लेयर ने सुनना सीखा और एक नॉर्मल कामयाब जिंदगी जी। ये सब लगन की जीत है। अद्भुत। अच्छा, एक और सिद्धांत है विशिष्ट ज्ञान का, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसका क्या मतलब है? हिल साफ कहते हैं कि सिर्फ जनरल नॉलेज होना काफी नहीं है। सफलता के लिए आपको अपने चुने हुए फील्ड का गहरा खास ज्ञान चाहिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो खास ज्ञान मिलेगा कहाँ से और कैसे। मतलब जानकारी होना ही काफी नहीं, उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। बिल्कुल। ज्ञान को व्यवस्थित करके उसे किसी पक्के लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करके ही वो शक्ति बनता है। हेनरी फोर्ड वाला किस्सा शायद इसी से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। एक मुकदमे में विरोधी वकील ने फोर्ड को अज्ञानी साबित करने के लिए जनरल नॉलेज के बहुत से सवाल पूछे। अमेरिका की क्रांति में कितने सैनिक थे वगैरह वगैरह। फोर्ड जवाब नहीं दे पाए होंगे। ज्यादातर के नहीं दे पाए। जब वकील मजाक उड़ाने लगा तो फोर्ड ने कहा, मेरी मेज पर बटनों की एक लाइन है,
मैं सही बटन दबाकर किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुला सकता हूँ जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे पास ज़रूरत का सारा ज्ञान हासिल करने का तरीका मौजूद है तो मैं अपना दिमाग इन फालतू फैक्ट से क्यों भरूं? वाह, क्या जवाब था। मतलब ये जानना जरूरी है कि जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है, न कि सब कुछ रटना। बिल्कुल, आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में तो ये और भी ज़्यादा सच है। हाँ, अब ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें अपनाना असल में आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, रास्ते में रुकावटें आती हैं और इनमें सबसे बड़ी है डर, फियर। हिल ने डर के 6 भूतों का जिक्र किया है, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। कौन कौन से हैं ये? ये है पहला, गरीबी का डर, दूसरा, आलोचना का डर, तीसरा, खराब सेहत का डर, चौथा, प्यार खोने का डर, पांचवा, बुढ़ापे का डर और छठा, मौत का डर। 6 डर। हिल मानते हैं कि ये डर हमारे अंदर गहरे बैठे होते हैं और हमारी सोच को, हमारी पहल करने की हिम्मत को मतलब पंगु बना सकते हैं। इनमें से कौन सा डर सबसे ज्यादा नुकसान करता है? हिल के हिसाब से आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, शायद सबसे आम और सबसे नुकसानदेह है। लोग क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, कितने ही लोग अपने सपनों को, अपने नए आइडियाज को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं कि वो डरते हैं लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार, दोस्त, समाज क्या सोचेगा। ये डर हमारी एम्बिशन को मार देता है, हमारी कल्पना को छोटा कर देता है। क्या हिल ने खुद भी ये महसूस किया? हाँ, उन्होंने माना कि जब कार्नेगी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी तो उनका पहला ख्याल यही था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये फेल हो जाएगा। इस डर पर काबू पाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। डर के अलावा हिल ने असफलता के कुछ और कारण भी बताए? जी, उन्होंने असफलता के 30 मुख्य कारण गिनाए हैं। एक लंबी लिस्ट है। कुछ मुख्य कारण? लगन की कमी, नेगेटिव नजरिया, सीखने की इच्छा न होना, खुद पर कंट्रोल न होना, खराब सेहत, घर का माहौल ठीक न होना, जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतना और गलत जीवन साथी चुन लेना। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। तो इसका हल क्या है? हिल जोर देते हैं आत्मविश्लेषण पर, सेल्फ एनालिसिस। किताब में एक डिटेल्ड सेल्फ एनालिसिस क्वेश्चनेयर भी है। खुद को परखना? हाँ, ईमानदारी से अपनी कमजोरियों को पहचानना, क्योंकि अपनी कमजोरी को जानना ही उसे दूर करने का पहला कदम है। और इसके साथ ही हिल कहते हैं कि नेगेटिव असर डालने वाली चीजों से बचो, जैसे निराशावादी लोग, बुरी संगत, नेगेटिव खबरें। इनके खिलाफ एक मानसिक इम्यूनिटी बनाओ। मानसिक इम्यूनिटी? हाँ, और चिंता, वरी, जो डर का ही एक रूप है, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो हमारे कॉन्फिडेंस को दीमक की तरह खा जाती है। हमें होशपूर्वक अपने मन को इन नेगेटिव ताकतों से बचाना सीखना होगा। तो इन सारे बातों का निचोड़ क्या है, अगर हमें हिल के फलसफे को कुछ लाइनों में समेटना हो? निचोड़ ये है कि सफलता कोई तुक्का नहीं है, ये एक प्रोसेस है। शुरुआत होती है एक पक्की धधकती हुई इच्छा से। हाँ, इस इच्छा को अटूट विश्वास का सहारा चाहिए, फिर इसे हकीकत बनाने के लिए एक सोची समझी योजना चाहिए, पक्के फैसले लेने होंगे और बिना रुके लगन के साथ उस पर काम करना होगा। अपनी कल्पना शक्ति और खास ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, और जरूरत पड़े तो मास्टरमाइंड यानी दूसरों के सहयोग की ताकत का फायदा उठाना होगा। और साथ ही डर, शक, टालमटोल, नेगेटिविटी, इन अंदरूनी और बाहरी रुकावटों को पार करना होगा। जी, ये सब मिलकर एक एक्टिव, लगातार चलने वाला एफर्ट है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये सही ढंग से सोचने और फिर उस सोच पर पूरी हिम्मत से अमल करने के बारे में है। कर्म, एक्शन। बिल्कुल, ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है। असली शक्ति तब बनती है जब ज्ञान को ऑर्गेनाइज करके किसी तय लक्ष्य की तरफ एक्शन में बदला जाता है। एक्शन ही चाबी है। हिल ने अंतर्मन और छठी इंद्री की भी बात की है। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड और सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्री को वो क्रिएटिव इमेजिनेशन या असीम प्रज्ञा से जुड़ने का सबसे ऊंचा लेवल मानते हैं। उनका मानना है कि जब हम इन सिद्धांतों पर महारत हासिल कर लेते हैं तो हमें अचानक हल सूझने लगते हैं, आइडियाज आते हैं, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। अच्छा, ये छठी इंद्री अनुभव और सिद्धांतों के लगातार अभ्यास से ही विकसित होती है। ये सारी बातें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाती हैं, जो शायद किताब का बेस है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, और क्योंकि हिल मानते हैं कि विचार ही असलियत बनाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। जी बिल्कुल। अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें
तो ये पर्सनल एम्पावरमेंट का एक बहुत गहरा संदेश है। ये हमें हालात का शिकार बने रहने की बजाय उन्हें बदलने की जिम्मेदारी और ताकत देता है। तो आज की इस बातचीत के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर विचार वाकई हकीकत बनाते हैं, जैसा नेपोलियन हिल इतने जोर से कहते हैं, तो कोई भी इंसान आज अपनी मौजूदा हकीकत को बदलना शुरू करने के लिए वो कौन सा एक पक्का पॉजिटिव विचार है जिसे वो लगातार पूरी दृढ़ता से अपने मन में रख सकता है? सोचने के लिए एक शक्तिशाली प्रश्न है ये। इस गहरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।